नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम जैसे पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, रीट और ग्राम सेवक जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी पटवार, एसआई, रीट, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके के सवाल याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन 100 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के सवालों को जरूर याद करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी सवालों को आप भी जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? रावतभाटा में। अगर जिले का पूछे तो कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है जो वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। कौन सा जिला है जो वस्त्र नगरी से विख्यात है? भीलवाड़ा जिला। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी परियोजना जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरदार सरोवर परियोजना है जो 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कपास फसल है जो राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है। कौन सी फसल है जो नकदी फसल है राजस्थान की? कपास फसल। और कपास फसल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक पैदावार होती हैं। किस जिले में होती हैं कपास की फसल? वो होती है हनुमानगढ़ में और श्री गंगानगर जिले में राजस्थान में सबसे अधिक कपास की पैदावार होती हैं, जो राजस्थान की सबसे प्रमुख नकदी फसल हैं। अगला सवाल है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खारी एवं लवणीय भूमि होती है जिसे ऊसर भूमि कहा जाता है। किसे कहते हैं ऊसर भूमि? खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत का मक्का नाम से प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान का अजमेर शहर है जो राजस्थान और भारत का मक्का नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ता हैं वो स्थित हैं, इसलिए अजमेर शहर को भारत का मक्का या फिर राजस्थान का मक्का शहर कहा जाता है। किस शहर को? अजमेर शहर को। इसी प्रकार अगला सवाल है, रविदास और कबीर किसके शिष्य थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रामानंद के शिष्य थे वो थे रविदास और कबीरदास। कबीरदास और रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। इसी प्रकार अगला सवाल है, मगरा चक्री अथवा बीकानेरी चोकला कहने वाली नस्लें किसकी नस्लें हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मगरा चक्री अथवा बीकानेरी चोकला नस्लें हैं वो भेड़ की एक प्रकार की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की। कौन सी नस्लें? मगरा चक्री और बीकानेरी चोकला, जो एक की भेड़ की नस्लें हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 243 का संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। किस अनुच्छेद का संबंध है? 243 अनुच्छेद का। पहले राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान के पाली जिले से हैं जो सबसे अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। कितने जिलों की सीमा लगती हैं पाली के साथ? 8 जिलों के साथ सीमा लगती हैं। और वो जिले कौन कौन से हैं? वो जिले हैं जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चिरई, जालोर और बाड़मेर जिले। ये 8 जिले हैं जिनकी पाली जिले के साथ सबसे अधिक सीमाएं लगती हैं। यानी पाली जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिनकी सीमाएं 8 जिलों के साथ लगती हैं।
इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान के दक्षिण में होकर वह गुजरने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा है? वो है कर्क रेखा। और दोस्तों कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो जिलों से गुजरती हैं। कौन कौन से जिले हैं वो है एक तो डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वो है कर्क रेखा। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। जिसके लिए 18 मार्च 1948 से ये पहला चरण शुरू हुआ था, जो 1 नवंबर 1956 को ख़त्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण रूप से संपन्न हुआ था। जिसमें कुल समय कितना लगा था? वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान को एकीकरण के करने में। और सबसे ज़्यादा राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 रियासतें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान का निर्माण होता है। कब होता है? 30 मार्च 1949 को। इसलिए अब हर साल 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी, यानी पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो जयपुर की ब्लू पॉटरी से है। किससे संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत का? ब्लू पॉटरी का। और ब्लू पॉटरी वह है जो चीनी बर्तनों के ऊपर चित्रकार किया जाता है, जिसे ब्लू पॉटरी कहा जाता है। और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? वो दिया था साल 1974 में। इसी प्रकार अगला छठा सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गागरोन के किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। कहाँ पर है सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित? वो है गागरोन के किले में। और गागरोन का किला है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ किला है, जिसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस किले को? गागरोन के किले में। और ये किस जिले में है? वो है झालावाड़ जिले में, जिसमें राजस्थान के सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। अगला सवाल है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं, जिसके निर्माता हैं वीर नारायण पंवार को माना जाता है। कब माना जाता है? वीर नारायण पंवार हैं जो सिवाना दुर्ग के निर्माता माना जाते हैं। और यह भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा था। कौन सा किला? सिवाना दुर्ग, जो किस जिले में है? बाड़मेर जिले में बना हुआ है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। और ये मेला कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। और ये पुष्कर मेला है वो राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। किस जिले में लगता है पुष्कर मेला? अजमेर जिले में। और ये कब शुरू होता है ये पूछे तो दोस्तों, तो ये है मेला है वो कार्तिक मास के एकादशी से शुरू होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी जोधपुर के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है और ये अमरता देवी बलिदान के याद में मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। और किसकी याद में लगता है? वो लगता है अमरता देवी के बलिदान की याद में। और ये मेला कब भरता है ये पूछे तो दोस्तों ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में होता है। अगला सवाल है, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डूंगरपुर जिले में बागड़ी बोली बोली जाती हैं। किस जिले में बोली जाती है बागड़ी बोली? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में। इस ऑप्शन में एक ही सवाल ऑप्शन दे रखा था, इसलिए डूंगरपुर जिला। अगर दो जिलों का पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में है वो बागड़ी बोली बोली जाती हैं। अगला सवाल है, मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संगीत राज हैं जो मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ? वो है संगीत राज। अगला सवाल है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी डूंगरपुर जिले में संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साबला गांव में। और कब हुआ था? 1714 ईस्वी में डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, चोप नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चोप नामक आभूषण है जो स्त्रियों के नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है। कौन सा आभूषण? चोप आभूषण, जो कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों के नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसी प्रकार अगला सवाल है, झुनझुन का हवा महल किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी झुंझुनू का जो खेतड़ी महल है जिसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। और खेतड़ी महल का निर्माण है वो 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में खेतड़ी महल का निर्माण हुआ था जिसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। अगला सवाल है, मध्यकाल में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बयाना क्षेत्र है वो मध्यकाल में नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है बयाना क्षेत्र? वो था नील की मंडी के लिए। और ये बयाना कस्बा कहाँ पर है? वो है भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है, जो नील की मंडी के लिए मध्यकाल में प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक संख्या में थे? तो इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, यानी धाकड़ जाति के कृषक हैं जो बिजौलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में थे। किस जाति के थे? वो थे धाकड़ जाति के। और किस आंदोलन में? वो था बिजौलिया किसान आंदोलन में। अगला सवाल है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी साल 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? साल 1936 ईस्वी में। अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म कौन सी पाई जाती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला है वो सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है राजस्थान में? लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। जबकि दोस्तों भंडारों की दृष्टि में बात करें तो राजस्थान तमिलनाडु राज्य के बाद दूसरे स्थान पर है। किस मामले में? लिग्नाइट कोयले की किस्म के मामले में राजस्थान राज्य है वो तमिलनाडु राज्य के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, जबकि राजस्थान है वो तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। और राजस्थान में बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिले में लिग्नाइट किस्म का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। किन जिलों में? बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिले में।
इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अहुआ का विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? राजस्थान में अहुआ का विद्रोह हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। अगला सवाल है, बादल नामक पानी का बर्तन कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी यानी बादल नामक बर्तन है वो जयपुर जिले में प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर हैं? जयपुर जिले में। अगला सवाल है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी यानी राजस्थान में जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है उस वर्षा को माउट वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? माउट वर्षा। और माउट वर्षा सबसे ज़्यादा किस कहाँ से होती हैं? वो होती हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात से होने वाली वर्षा है वो माउट वर्षा कहलाती हैं। और ये किस ऋतु में होती हैं? वो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान का 12 जिला हैं जो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। कौन सा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान का जिला वो है 12 जिला। अगला सवाल है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी यानी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं जिससे के कारण राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों से होती हैं। अगला सवाल है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गणगौर का त्योहार है वो राजस्थान में 18 दिन तक की अवधि तक मनाया जाता है। कितनी दिनों की अवधि तक गणगौर त्योहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 दिन। अगला सवाल है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी श्रावण तृतीया के दिन या श्रावण माह में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। और ये किस पंचांग के अनुसार? हिंदू पंचांग के अनुसार। अगला सवाल है, जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अलवर शैली है जो जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से बनी हुई शैली हैं। कौन सी शैली है जो दिल्ली और जयपुर की शैली से मिश्रण शैली बनी हुई है? वो बनी है अलवर की शैली। अगला सवाल है, मेवाड़ शैली का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में मेवाड़ शैली का सबसे अधिक प्रभाव है। किस क्षेत्र में है मेवाड़ शैली का सबसे अधिक प्रभाव? वो है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में। अगला सवाल है, राजस्थान में खेजड़ी वर्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान में दशहरे के पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। कब की जाती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा राजस्थान में? वो की जाती है दशहरे के पर्व पर। अगला सवाल है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गणगौर त्योहार? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगला सवाल है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान एवं बाहों का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जिलाधीश है वो राज्य स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान एवं बाहों की तरह कार्य करता है। कौन करता है? जिलाधीश। अगला सवाल है, जयपुर को गुलाबी रंग किस शासक द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी यानी सवाई राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने 1870 में अल्बर्ट और एलिजाबेथ की स्वागत में 1876 में जयपुर शहर को गुलाबी रंग दिया था। कब दिया था? 1876 ईस्वी में। और किसने दिया था? वो दिया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने।
अगला सवाल है, अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने कराया था अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण? वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार, सॉरी यहाँ पर 2021 हो गया है जबकि 2011 लिखना था। 2011 के अनुसार राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले दो जिले कौन से हैं? तो दोस्तों राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर जिले हैं जो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। धौलपुर का लिंगानुपात है वो है 846 सबकी, और जैसलमेर का है 852। कितना है? धौलपुर का तो है 846 लिंगानुपात और जैसलमेर का है 852 का लिंगानुपात। जो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं कौन से हैं? धौलपुर और जैसलमेर जिले। इसी प्रकार अगला सवाल है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर या फिर उनकी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ था। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। इसी प्रकार अगला सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी 2 अक्टूबर साल 2011 में राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर साल 2011 को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, रीट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स और अन्य पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।